हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए वही चीज़ें लेकर के आया हूं, उसी को आगे बढ़ाने, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम जो कि आपका बस बहुत जल्द होने वाला है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार करने के लिए ये सीरीज़ हमने चलाई है जो कि प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर चलाया था, अब हम चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। उम्मीद है मुझे कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे पूरा फोकस इस समय कर रहे होंगे, किसी भी चीज़ों में आपका ध्यान नहीं भटक रहा होगा। और इसी आशा के साथ आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने, जो कि सीटेट के प्रैक्टिस सेट में मिला है हमें। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। अब देखिए, पहले ऑप्शन में है कि विकास आयु इस तरीके से बढ़ रहे हैं, फिर विकास ऐसे हो रहा है, आयु इस तरह बढ़ रही है, या फिर विकास पे ही डिपेंड है, या फिर विकास ऐसे और आयु इस तरीके से बढ़ रही है। तो क्या होता है इसमें, आपका सही आंसर क्या होता है? इसका आपका पहला, विकास आयु के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, विकास आयु के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो ये आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। क्या बनाने में? वर्ग बनाने में। वर्ग बनाने में ये क्या कर रहा है? कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। किसने अनुमान लगाया? टीचर ने अनुमान लगाया। एक बच्चा जो है वो वर्ग बनाने में असहाय है या वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो टीचर सोच रही है कि वो हीरे का चित्र बनाने में भी क्या हो जाएगा? असमर्थ होगा या कठिनाई का अनुभव करेगा, डिफिकल्टी फेस करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है? यह अनुमान किसके द्वारा लगाया गया है? यह अनुमान टीचर के द्वारा लगाया गया है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये इसमें देखिए ऑप्शन में, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, या विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, या फिर विकास निरंतरी होने मतलब निरंतरी होता रहता है, या फिर अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि एक बच्चा जो है वो वर्ग बनाने में डिफिकल्टी महसूस कर रहा है, तो हीरे का भी आकार बनाने में जो है वो क्या करेगा? कठिनाई अनुभव करेगा। ये किस सिद्धांत पर है? तो ये है विकास का एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध। विकास के एक व्यवस्थित क्रम से होने के संबंध, जो प्रवृत्ति होती उससे संबंधित है। तो इसका आंसर आपका नंबर 1 हो जाएगा या ए हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो आपका मतलब एनवायरनमेंट क्या कह सकते हैं कि जो एक आपका एक बनता है ना आसपास का माहौल, परिवेश कहते हैं उसको, उसकी भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन समुचित है? परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर से रहती है, जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं, या फिर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विविधात्मकता क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो इसमें क्या है? ये विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। फिर देखिए, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ चर्चा विद्यमान रहती, जिसमें निहित होता है। क्या क्या निहित होता है? पहला ऑप्शन है, बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाले व्यवहार, या फिर
दूसरा है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत या फिर परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतेपूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण या फिर मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। इसमें से सबसे सटीक आंसर आपका क्या होगा ये आपको बताना है। जो कि क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था कि सामाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा विद्यमान रहती है, जिसमें निहित होता है क्या क्या चीज निहित होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अंतःक्रिया सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत, ये आपका सबसे सही और सटीक जवाब होता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। इसमें से क्या ऐसा रिजल्ट है जो कि पियाजे के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। पहला है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता या व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इसमें से कौन सा निहितार्थ जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, तो वो है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्या है वो? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता है, जो कि पियाजे के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम या फिर विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि सामान्य प्रतिमान, या फिर सभी संस्कृतियों से संबंध, चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, या फिर विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? ठीक है, तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों में से आपका सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किसकी कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं? क्या पारंपरिक या अध्यापक केंद्रित, रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव और सामाजिक रचनात्मक? इसमें से यहाँ पे डैश में से क्या चीज़ है जो हमारा सही आंसर है? तो हमारा सही आंसर है सामाजिक रचनात्मक। ठीक है, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र क्या होंगे? किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, या फिर बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, या फिर ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो और तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। किसमें? समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय है? इनमें से चारों में से क्या अभिप्राय है? तो इसमें से ऐसा है कि ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो ये सबसे अच्छा और सटीक आंसर है, जो कि आंसर नंबर डी है। नेक्स्ट देखिए, भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है? पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है। आनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, या फिर अहम केंद्रित भाषा, या फिर विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। तो भाषा विकास के संदर्भ में जो है पियाजे का मतलब कौन सा क्षेत्र है जो पियाजे के द्वारा कम करके आंका गया है? तो ये आपका जवाब हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। क्या हो जाएगा आपका जवाब? सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य समभाव वक्र में दिस डैश मतलब सिग्मा इक्वल टू 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनमें इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से, फिर बताइए कि सही जवाब क्या होगा स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में। ठीक है, 130 नंबर पाए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कितने अंक प्राप्त करेगा वो? 98। कितने प्राप्त करेगा? 98%। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? किसके? हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। या फिर बुद्धि विश्लेषणात्मक, संरचनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। या फिर विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। या फिर अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि मस्तिष्क एक भाग में हुए क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। मतलब मस्तिष्क के ब्रेन के किसी एक पार्ट में अगर आपको कोई इंजरी होती है या क्षति होती है, तो वो केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि पूरे को। योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होना चाहिए, मतलब होमोजेनस होना चाहिए। छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। या फिर विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका सबसे सही आंसर क्या है? विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण या फिर रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का क्या करता है? सार प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्या प्रस्तुत करता है? सार प्रस्तुत करता है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। एक अध्यापक या फिर अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय को अपनी अवबोधात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता है या कहना है। ठीक है, तो वह क्या कह रहा है? विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहा है या रही है, रचनात्मक आकलन कर रहा है, या फिर छात्रों के मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रहा है, या फिर छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन क्या कर रहा है? मूल्यांकन शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है। तो क्या कर रहा है? किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र मतलब कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण कर रहा है, करने को कहता है। तो वो इसमें से क्या कहता है? तो वो इसमें से आपका कहता है रचनात्मक आकलन कर रहा है। वो उसका क्या कर रहा है या रही है? रचनात्मक आकलन कर रही है शिक्षिका या फिर शिक्षक, जो भी पढ़ा रहा हो उसे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन या एवल्यूटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? पहला है आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, या फिर एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, या फिर वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का
निर्माण करना। ठीक है, क्या करना? निर्माण करना। तो ये क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए कि मूल्यांकन, ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ये ऑप्शन हो गया। अब इसमें आपका सही आंसर क्या है कि एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना होता है। ठीक है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, या फिर विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता, शॉक्ड व क्रोध का प्रयोग करना। इसमें से सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। क्या होना चाहिए, किसमें विश्वास करना चाहिए अपना? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अपना दिखाना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने, स्टटरिंग की समस्या से निपटा जा सकता है? तो अनुश्रुत वाक्य, डिक्टेटेड स्पीच देनी चाहिए, प्रवर्धित वाक्य मतलब प्रोलॉन्ग्ड स्पीच देनी चाहिए, फिर परिणामकारी वाक्य या प्रैग्मेटिक स्पीच देनी चाहिए, या फिर लंबित वाक्य मतलब प्रोटेक्टेड स्पीच देनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए उसको? प्रवर्धित वाक्य मतलब प्रोलॉन्ग्ड स्पीच देनी चाहिए। नेक्स्ट वन देखिए, सीखने के अशक्त मतलब डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक, बुद्धि पूर्वक गणवेषण या फिर सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? ये क्या है? संग्रथित अधिगम, एम्बेडेड लर्निंग, हस्तक्षेपी अधिगम, उपचारात्मक प्रत्युत्तर या फिर अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका एम्बेडेड लर्निंग। क्या सही आंसर हो जाएगा? एम्बेडेड लर्निंग आपका सही आंसर हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा मतलब इंक्लूसिव क्लास है, समावेशी कक्षा मतलब इंक्लूसिव क्लास है, उसमें क्या होता है? तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, या फिर विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं, या फिर समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है, या फिर अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमतक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है? इसको आप देखकर बताइए कि एक इंक्लूसिव कक्षा वह है जहां पर इनमें से कौन सी चीज होती है। तो इसमें से क्या होती है आपका? ये होता है कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों एवं परिवेश अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है। ठीक है, फिर 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, या फिर उसने अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके, या फिर विभिन्न विषयों थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या फिर संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उससे अपनी पाठ्यपुस्तक को शीघ्र ही समाप्त कर देना। इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो ये इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, कि डिफरेंट थीम को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ठीक है, फिर देखिए, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? पहला,
विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, या फिर अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना, बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापक का संवेदनशील न होना, या फिर जो बच्चे अनिवार्य पाठ्य चर्चा को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक मतलब विकल्प जो होता है विकल्पात्मक पाठ्य चर्चा का ना होना। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्य चर्चा को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए एक विकल्पात्मक पाठ्य चर्चा का ना होना, मतलब उनके पास विकल्प होता है, विकल्प का ना होना। अधिगम अक्षमताएं क्या होती हैं? अधिगम अक्षमताएं वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। पठन अक्षमता के पर्याय हैं, या फिर सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लाभांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लाभांक वाले बच्चों में भी ये पाई जा सकती है या पाई जाती है। ठीक है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो इनमें भी पाई जाती है। समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील या लचीली पाठ चर्चा है, कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, या फिर केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहां पर परिवर्तनशील या लचीली पाठ्य चर्चा है वहां पर समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्राय क्या होती है? सफल होती है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। आज्ञानात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित हैं। पाठ सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। ये क्या है? संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता मतलब प्रशिक्षु जो होते हैं उनके शैक्षिक संवाद में ये इनमें से क्या आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये लोग अधिगम को एक नए सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। जो अध्यापक या अध्यापिका, ठीक है, जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? मतलब जो टीचर चाहते हैं कि अपने बच्चों में क्या कर सकें कि जो गलतियां हो रही, जो एरर हो रही हैं उसको कैसे सुधारा जा सके, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, या फिर उसे बार बार की जाने वाली तथा समान त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए, या फिर उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है, या फिर अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। मतलब अगर जो टीचर चाहता है कि गलतियों को सुधार कर सके तो वो क्या होगा? उसे क्या करना चाहिए? उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो समान अर्थ व अवबोधनात्मकता से हस्तक्षेप करती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? भावनाओं के प्रति जागरूकता, या फिर भावनाओं का प्रबंधन, या भावनाओं की आलोचना, या फिर आपका क्या हो जाएगा? कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो ये क्या करती? कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। तो इसमें ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी की भावनाओं की आलोचना। ठीक है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती, जबकि राजेश की उत्तेजना क्या रहती? अनुत्साही रहती है। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? समय अंतराल से, या भावनाओं की पराकाष्ठा, या फिर अनुकूलन का स्तर, या फिर विचारों का घनत्व? तो इसमें से ये किस पे है? तो ये है अनुकूलन का
स्तर। किस पर है डिपेंड? ये अनुकूलन का स्तर पर है। ठीक है। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, समाज सांस्कृतिक या फिर मानवीय? इसमें से जो मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना है वो क्या करती है, किस चीज़ का समर्थन करती है, मतलब किस अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत पे काम करती है या समर्थन करती है? तो वो मानवीय। किस पे करती है? 28 का आपका आंसर क्या है? डी। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत पर है? व्यवहारवादी, पारिस्थितिक रचनावादी या फिर सामाजिक रचनावादी? सामाजिक रचनावादी। तो ये क्या है? तो ये आपका है सही आंसर आपका बी। सही आंसर क्या है? बी है, पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? पहला, बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना या डपटना। डांटना डपटना तो है ही नहीं है। बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ये हो सकता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति देना या फिर बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। ये सब कुछ नहीं होगा। ऐसी जगह पर बैठाइए, कक्षा में जो ध्यान नहीं देने वाला है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसको ऐसी जगह पर बैठा दीजिए जहां उसका ध्यान भंग न हो। तो ये रहा आज का सेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया कंटेंट पसंद आता है, अच्छा लगता है, हमारी टीम का प्रयास आपके लिए जो है वो आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल को अप्रिशिएट कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।